नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, कक्षा 9th की जो हम लोग भूगोल की क्लास चला रहे हैं, बिल्कुल चैप्टर वाइज। तो एक क्लास तो हम लोगों की जा चुकी है और थोड़ी तबीयत की वजह से दूसरी क्लास आने में यानी 2 दिन वीडियो नहीं गया। तो अगर कभी कभी 2-3 दिन वीडियो ना जाए तो समझ लीजिए कि तबीयत ख़राब है। मेरा तबीयत ख़राब होते रहता है महीना में 1 से 2 बार। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं बिना समय गंवाए हुए। और आज का जो अध्याय दूसरा है वो है भारत का भौतिक स्वरूप। इसको हम लोग 2 वीडियो में कवर करेंगे। तो देखिए, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि भारत एक क्या है। भारत एक विशाल देश है जो कि दुनिया में मतलब 7वें स्थान पर आता है। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत किस स्थान पर है, तो 7वें स्थान पर है। और यहाँ जो है काफ़ी धरातलीय विषमताएं पाई जाती हैं। जैसे कहीं पर आप धरती देखेंगे कि पर्वत की तरह है, कहीं मैदान है, कहीं मरुस्थल है, कहीं पठार, तो कहीं द्वीप समूह है। इस प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं। तो चलिए उसकी संरचना को हम लोग समझते हैं थोड़ी बहुत। अगर बगल में मतलब सड़क के किनारे घर है तो शोरगुल हल्का फुल्का आते रहता है, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। देखिए, तो यहाँ से पढ़ते हैं कि यहाँ विभिन्न प्रकार की शैलें पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ संगमरमर की तरह कठोर होती हैं, जिसका प्रयोग ताजमहल के निर्माण में हुआ है। संगमरमर का ही प्रयोग हुआ है ताजमहल के निर्माण में। और कुछ जो सेलखड़ी हैं वो मुलायम होती है, जिसका प्रयोग किस में होता है, तो जिसका प्रयोग होता है टेल्कम पाउडर बनाने में। एक स्थान से दूसरे स्थान पर मृदा के रंगों में भी विभिन्नताएं पाई जाती हैं, यानी मिट्टी के रंगों में भी भिन्नताएं पाई जाती हैं। कहीं पर आपको काली मिट्टी दिखेगी तो कहीं पर जलोढ़ मिट्टी दिखाई देगा। तो ये जब हम लोग मिट्टी पढ़ेंगे उसमें सब मिट्टी को अच्छी तरह से समझेंगे, और ये क्राउन की बुक में बिल्कुल अच्छे से समझाया हुआ है। तो उसी से हम लोग मिट्टी को कवर करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है कि भारत एक विशाल भूभाग है। इसका निर्माण विभिन्न भूगर्भीय कालों के दौरान हुआ है, जिसने इसके उच्चावचों को प्रभावित किया है। भूगर्भीय निर्माणों के अतिरिक्त कई अन्य प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे अपक्षय होता है, अपर्दन होता है, निक्षेपण होता है। इन सभी के द्वारा जो वर्तमान उच्चावच का निर्माण होता है तथा संशोधन, ये सब होते रहता है। तो आप लोग पूरी वीडियो ज़रूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इससे। और ये डायग्राम के द्वारा भी, जैसे मुख्य भौगोलिक वितरण जो है इसको 6 वर्गों में बांटा गया है। तो आज हम लोग 2 तक कवर करेंगे, उत्तरी मैदान तक, क्योंकि थोड़ा तबीयत मंदा चल रहा है, और उसके बाद ये चारों को कवर करेंगे। तो इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ से मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा आता है कि कुछ परमाणु पर आधारित सिद्धांतों की सहायता से भूगर्भ शास्त्रियों ने इन भौतिक आकृतियों के निर्माण की व्याख्या करने की कोशिश की है। इसी तरह का एक सर्वमान्य सिद्धांत है, इस सिद्धांत को याद रखिए, प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी प्रपटी 7 बड़ी एवं कुछ छोटी प्लेटों से बनी है। तो अगर ये प्रश्न पूछ लेता है कि किस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की जो ऊपरी प्रपटी है वो 7 एवं कुछ छोटी प्लेटों से बनी है, तो कौन सी विवर्तनिक हो जाएगा सिद्धांत, तो वो हो जाएगा प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं। देखिए, इसको समझिए यहाँ पर कि प्लेटों की गति के कारण प्लेटों के अंदर एवं ऊपर की स्थिति महाद्वीपीय शैलों में दबाव उत्पन्न करती है। तो अगर पूछता है कि जो प्लेटों की गति होती है उसके कारण प्लेटों के अंदर एवं ऊपर की ओर स्थित जो महाद्वीपीय शैलें हैं उसमें दबाव उत्पन्न होता है या क्या उत्पन्न होता है, तो क्या उत्पन्न होता है, दबाव उत्पन्न होता है। इसके परिणाम स्वरूप वलन, भ्रंशीकरण तथा ज्वालामुखीय क्रियाएं भी होती हैं। सामान्य तौर पर इन प्लेटों की गतियों को क्या होता है, तो इसको आगे देखते हैं। पहले ये देख लीजिए, क्योंकि इससे प्रश्न पूछता है। ये मान लीजिए ये 2 प्लेटें हैं, जब आपस में, ये देखिए आपस में जब चिपकती हैं, दोनों आ रही है ना एक दूसरे से, तो दोनों जब आपस में चिपकते हुए आती हैं, सटेंगी, तो ये क्या कहलाती हैं, अभिसारी परिसीमा। क्या कहलाएंगी, अभिसारी परिसीमा। और जब इन दोनों का अलगाव होता है, यानी दोनों प्लेटें जो हैं ये अलग अलग दिशा में जाती हैं, तो वो क्या होता है, उसे कहते हैं अपसारी। तो पूछ सकता है ना कि जब प्लेट अलग अलग दिशा में जाए तो उसे क्या कहते हैं, तो अपसारी कहते हैं। और जब एक दूसरे के समीप आए तो उसे अभिसारी प्लेट कहते हैं। और यहाँ पर जो है जब एक दूसरे के विपरीत या एक दूसरे पर मतलब ओवरलैप हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, रूपांतरित परिसीमा कहते हैं। तो ये प्लेटों की विभिन्न गतियाँ थी जो कि इस प्रकार से इस डायग्राम में दर्शाई गई हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगर पूछता है कि सामान्य तौर पर प्लेटों की गतियों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, तो 3 गतियों में। अभी हम लोग देख लिए, अभिसारी, अपसारी और जो निर्माण करती है यानी रूपांतरित। देखिए, विभाजित किया गया है। कुछ प्लेट एक दूसरे के जो करीब आती हैं उसे क्या कहते हैं, तो अभिसारित परिसीमा का निर्माण करती है वो। जब कुछ प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो वो किसका निर्माण करती हैं, तो वो करती हैं अपसारी परिसीमा का निर्माण करती हैं। जब 2 प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं
तब या तो वे टकरा कर टूट सकती हैं या एक प्लेट फिसल कर दूसरी प्लेट के नीचे आ जाता है। कभी कभी वे एक दूसरे के साथ क्षैतिज दिशा में गति कर सकती हैं और रूपांतरित परिसीमा का निर्माण करती हैं। तो अभी हम लोग ये सारे डायग्राम में समझ चुके हैं। इससे देखते हैं, इन प्लेटों में लाखों वर्षों से हो रही गति के कारण महाद्वीपों की स्थिति तथा आकार में परिवर्तन आया है। तो जहाँ पर अगर सूची गलत या सही चुनने के लिए देगा तो कथन में दे सकता है कि प्लेटें जो हैं उनको लाखों वर्षों से हो रही गति, यहाँ पर 2 लाख भी दे सकता है। तो हमारे बुक में क्या दिया हुआ कि लाख बरस, तो वहाँ पर अगर लाख बरस दिया रहेगा तभी वो सही होगा कथन। अब भारत की वर्तमान जो स्थलाकृति का विकास हुआ है इस प्रकार की गतियों से बहुत प्रभावित होता है। जो ये प्लेटें खिसकती वसकती है ना, तो इससे ये बहुत प्रभावित होता है। एक इस बॉक्स को देखिए कि विश्व के अधिकतर जो ज्वालामुखी एवं भूकंप संभावित जो क्षेत्र हैं वो प्लेट के किनारों पर ही स्थित है, लेकिन कुछ जो प्लेट के अंदर भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? तो ज्वालामुखी और भूकंप संभावित क्षेत्र वो प्लेट के अंदर भी पाए जाते हैं। ये तो हम जानते ही हैं कि जो हमारा भारत है वो गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा अंटार्कटिक के क्षेत्र शामिल हैं। तो कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं इनको याद रखना है। देखिए अब यहाँ पर बोल रहा है कि संवहनी जो धाराएं हैं वो भूपटि को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया और इस प्रकार भारत ऑस्ट्रेलिया की प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने लगी, यानी ऊपर की ओर जाने लगी। और ये कहाँ मिल जाती है? तो उत्तर दिशा की ओर प्रवाह के परिणाम स्वरूप प्लेट जो है अपने से अधिक विशाल प्लेट जो यूरेशियन प्लेट है उससे जाकर के टकरा जाती है। तो इस डायग्राम में देखिए, जैसे मान लीजिए ये गोंडवाना का जो प्लेट है ये यूरेशिया प्लेट है और यहाँ पर जा कर के क्या कर रही है? तो उत्तर की तरफ ही भाग रही है गोंडवाना प्लेट, तो जा कर के यूरेशिया जो कि प्लेट सबसे बड़ा है उससे टकरा जा रही है। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये नई भ्रंश की प्लेटें दिखाई गई हैं सभी। आगे बढ़ते हैं। देखिए यूरेशिया प्लेट से टकरा जाती है और इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों के बीच स्थित टेथिस जो है भू अभिनीति के अवसादी चट्टान वलित होकर, वलित का मतलब क्या हो जाता है? यानी मुड़कर, मुड़ाव, ठीक। तो वलित होकर हिमालय तथा पश्चिम एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो जाती है। तो किस कारण से ये पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो जाती है? तो जो 2 प्लेटें टकरा रही हैं उनके कारण क्या हो जाता है? तो टेथिस भू अभिनीति की अवसादी जो चट्टान है वो मुड़ करके हिमालय तथा पश्चिम एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो जा रही हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये गोंडवाना भूमि के बारे में बताया गया है कि ये प्राचीन विशाल महाद्वीप पैंजिया का दक्षिणतम भाग है जिसके उत्तर में अंगारा भूमि है। तो ये भी पॉइंट को ध्यान में रखना है। अब आगे टेथिस के हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के परिणाम स्वरूप एक बहुत बड़ी द्रोणी का निर्माण हुआ है। समय के साथ साथ यह बेसिन उत्तर के पर्वतों एवं दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारों से बहने वाली जो नदियां हैं उनमें अवसादी निक्षेपणों द्वारा धीरे धीरे भर गया है। तो जो भी अवसादी निक्षेपण क्या होता है? बह करके जो नदियों से आता है, धूलकण मिट्टी, यही सब अवसादी निक्षेपण होते हैं, उनके कारण ये भर गया है। इस प्रकार जलोढ़ निक्षेपणों से निर्मित एक विस्तृत समतल भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हो गया है। तो देखिए आगे है कि भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है। किसको? तो जो प्रायद्वीपीय पठार है उसको माना जाता है जो कि प्राचीनतम भाग है। परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित कर दिया। अब यहाँ पर यह भी बात आ गया है कि जो हाल ही में जो भूकंप आ रहे हैं उसने इसे गलत साबित कर दिया और हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियाँ हैं। तो ये मतलब क्या हो गई? ये नवीनतम हो गई कि हिमालय और उत्तरी मैदान जो है मतलब ये हाल फिलहाल में बनी हुई स्थलाकृतियाँ हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है, यानी वो बढ़ते रह रहा है, तो स्थिर नहीं है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। तो हिमालय की पूरी जो पर्वत श्रृंखला है किसको दर्शा रही है? तो वृद्ध स्थलाकृति को दर्शाती है। अगर ऐसा कथन में आ गया तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है? युवा स्थलाकृति दिया है, तो युवा स्थलाकृति को दर्शाती है जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियाँ तथा तेज बहने वाली नदियाँ हैं। किसमें? हिमालय में है। उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपण से बना हुआ है। तो उत्तरी मैदान किससे बना है? अभी हम लोग देखे थे कि भारत का जो उत्तरी मैदान है वो जलोढ़ निक्षेपणों से मतलब मिल करके बना हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली
कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। तो प्रायद्वीपीय पठार के बारे में अगर पूछ लेता है तो किससे बना है, तो ये बना है आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची जो पहाड़ियाँ होती हैं एवं चौड़ी घाटियों से ये मिल करके बना है। फ्रेंड्स, कहीं अगर बोलने में थोड़ा सा मतलब हिचकिचाहट हो जाता है ना, तो कहीं गड़बड़ हो जाता है, अगर कहीं पर हल्का फुल्का वर्ड्स इधर उधर हो जाए तो उसको क्षमा कीजिएगा आप लोग। देखिए, अब चलिए हम लोग जो मेन पॉइंट आता है हमारा वो है मुख्य भौगोलिक वितरण। चलिए तो अब देखते हैं मुख्य भौगोलिक जो वितरण है उसको देख लेते हैं। तो भौगोलिक आकृतियों को कितने भागों में बांटा गया है, तो यहाँ पर ये हमारा जो एनसीईआरटी का बुक है इसमें 6 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला है, दूसरा उत्तरी मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है भारतीय मरुस्थल, पांचवा है तटीय मैदान और छठा जो है हमारा द्वीप समूह है। तो एक एक करके हम लोग इसको पढ़ेंगे, यानी पूरी तरह से तो एक एक वर्ड्स को हम लोग देखेंगे, जिससे कि एग्जाम में अगर कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेता है तो वहाँ पर हम आंसर टिक आउट कर सकें। भारत की उत्तरी सीमा, देखिए हिमालय पर्वत हम लोग पढ़ रहे हैं, हिमालय पर्वत श्रृंखला। तो भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट की दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। वलित यानी मोड़दार, घुमावदार वलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखला है पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर के, अगर आप लोग नोट करना चाहें तो प्लीज़ एक कॉपी लेकर के आप लोग इस तरह से शॉर्ट्स नोट्स बना सकते हैं। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई हैं। देखिए, हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। तो हिमालय विश्व की सबसे क्या है, ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। तो असम अवरोधों में से एक है, यानी ये रुकावटों में से एक है। ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्तकार का निर्माण करती है। यानी इस प्रकार से ये फैली हुई है ना, मान लीजिए यहाँ पर जम्मू कश्मीर है, तो यहाँ से लेकर के ये इस प्रकार से असम तक आती है। भारत का मैप ऐसे ही है। तो ये क्या कह रहा है कि अर्धवृत्त का निर्माण करती है। कितने किलोमीटर, तो 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करती है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर है और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिए कि इसकी चौड़ाई कितनी है कश्मीर में, तो 400 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग मतलब मान लीजिए बुक में लंबा चौड़ा दिया है तो देखिए इसमें भी वही सारी बातें दी हुई हैं, क्योंकि ये बिल्कुल बिहार के सिलेबस पर ही बनी हुई है ये क्राउन वाली बुक। तो बिल्कुल बेस्ट है कि यहाँ पर देखिए कि हिमालय का विस्तार भारत के उत्तर में उत्तर पश्चिम यानी सिंधु से दक्षिण पूर्व ब्रह्मपुत्र की ओर पाया जाता है। पूर्व से पश्चिम दिशा में इसकी चौड़ाई कितनी है, लंबाई कितनी है, तो 2400 किलोमीटर अभी हम लोग बुक में देखे। और इनकी चौड़ाई कश्मीर में कितनी है, तो 400 किलोमीटर तथा अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसी बुक से क्राउन से ही करवा दूँ या फिर 9th क्लास की बुक से, तो प्लीज़ कमेंट्स आप लोग ज़रूर करिए कि हाँ इसी से करवा दें, क्योंकि इसमें एक एक पॉइंट जो मेन पॉइंट ही दिया हुआ है और बुक में तो लंबा कुछ आलतू फालतू भी दिया रहता है, या डाटा फिर देगा फिर कुछ समझाएगा। तो अगर आप लोग शॉर्ट्स में अगर पढ़ना चाहते हैं तो ये सही है, नहीं तो मैं बुक भी पढ़ा दूँगी। तो कमेंट्स में ज़रूर करें कि क्राउन से वहीं बता दें, भूगोल करवा दें या फिर 9th क्लास की बुक से। देखिए सारी बातें वहीं सब दी गई हैं, तो इसमें शॉर्ट में बिल्कुल पॉइंट दिया गया है। तो इससे भी पढ़ना बेस्ट रहेगा, क्योंकि तैयारी अगर इससे भी अच्छी होती है। चलिए बुक में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अपने पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, तो पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को कितने भागों में बांट सकते हैं, तो 3 भागों में बांट सकते हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियाँ पाई जाती हैं। सबसे पहला है, सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को क्या कहते हैं, तो महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, मतलब कंटिन्यू चलने वाली श्रृंखला है, जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। तो देखिए कितने सारे पॉइंट्स यहाँ से निकल कर आ गए कि यह कहाँ पर है, तो यह सबसे उत्तरी भाग में श्रृंखला है, जिसको कि महान कहते हैं या फिर आंतरिक हिमालय या हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। और यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सबसे अधिक ऊंचे शिखर पाए जाते हैं। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर इस प्रकार से हैं। तो ये हिमालय के कुछ ऊँचे शिखर दिए गए हैं, देख लेते हैं हम लोग। माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है 8848 यानी 8848 मीटर इसकी ऊंचाई है। उसके बाद आता है कंचनजंगा जो कि भारत में है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, कंचनजंगा हो गई। फिर है मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेट, नामचा बरुआ, गुरुला, मांधता। तो इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके आप लोग एक बार ये सारे चीज़ें देख लीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। महान हिमालय के वलय की प्रकृति जो है वो असममित है। हिमालय के इस भाग को क्रोड ग्रेनाइट का बना है। तो हिमालय का यह जो भाग है ये किसका बना हुआ है, क्रोड ग्रेनाइट का बना हुआ है। देखिए मतलब लैंग्वेज भी ऐसा रहता है ना कि कभी कभी पढ़ने में
अटपटा सा लगता है। यहाँ पर देखिए कि महान हिमालय के वलय की जो प्रकृति है वो क्या है, असममित है, ठीक। और हिमालय के ये जो भाग है, जो वलय, जो महान हिमालय की प्रकृति है वो किस भाग की बनी हुई है, तो क्रोड ग्रेनाइट का बना हुआ है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा इससे बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है। तो यहाँ पर ये पता चल गया कि ये बर्फ़ से ढका रहता है और बहुत सारी जो हिमानियाँ होती हैं, यानी बर्फीली जो पहाड़ियाँ होती है, उसका प्रवाह होते रहता है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम में है, यानी सबसे अधिक जो श्रृंखलाएं हैं वो कहाँ पर हैं, तो वो असम में है एवं हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जाना जाता है। अच्छा, जो असम में जो भी श्रृंखलाएं हैं ना, उनको किन नाम से जानते हैं, तो या तो हिमाचल के नाम से या फिर निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती हैं। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तनशील शैलों से हुआ है। इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। तो इनकी ऊंचाई की डाटा याद कर लीजिए कि 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच है और इनकी औसत जो चौड़ाई है वो 50 किलोमीटर है। जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। तो हिमालय की सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला कौन सी हो गई, तो पीर पंजाल हो गई। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण हैं। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू घाटियाँ स्थित है। तो कांगड़ा एवं कुल्लू घाटियाँ कहाँ पर स्थित है, तो धौलाधर एवं महाभारत की श्रृंखला में स्थित है। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के नाम से भी जाना जाता है। तो इन सभी जो क्षेत्र हैं, जो कि कांगड़ा, कुल्लू घाटी, ये सब कश्मीर की जो घाटी हो गई, इन सभी को किस नाम से जाना जाता है, तो पहाड़ी नगर के नाम से भी जाना जाता है। देखिए यहाँ पर ये हिमालय पर्वत का चित्र दिया हुआ है जो कि बर्फ़ से अधिकतर ढकी हुई है। आगे हम लोग अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। सबसे बाहरी जो श्रृंखला है उसको क्या कहा जाता है, तो शिवालिक कहा जाता है। इसकी चौड़ाई कितनी है, तो 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। तो एनसीईआरटी में ये सारे डाटा दिए हुए हैं जो कि आप लोग अगर नोट्स कर लें तो सबसे बेस्ट रहेगा। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। तो नदियों द्वारा जो अवसादें लाई जाती है उससे ये बना हुआ है। इसकी चौड़ाई ऊंचाई को आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पर ये घाटी जो है बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई है। बजरी और जलोढ़ की जो मोटी परत है उससे ये ढकी हुई है। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को क्या कहते हैं, तो दून के नाम से जाना जाता है, यानी उसे दून कहते हैं। कुछ प्रसिद्ध दून जो है, देखिए अब हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में जो स्थित लंबवत घाटी जो है उनको क्या कहते हैं, दून घाटी कहते हैं, जो कि देहरादून हो गया, कोटली दून हो गया, पाटली दून हो गया, ये सभी क्या है, कुछ दून के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है हमारा कि इसे जो हिमालय है उसे उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूरब तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। जैसे देखिए सतलज एवं सिंधु के बीच जो स्थित हिमालय के भाग है उसको क्या कहते हैं, तो वो पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। किस हिमालय के नाम से, पंजाब हिमालय के नाम से, जो कि सिंधु से सतलज तक है, ठीक है। और ये 560 किलोमीटर में मतलब ये फैला हुआ है। तो इसको चलिए यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं अच्छे से। देखिए इस बुक में अच्छे से दिया गया है नदी घाटी के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण। सिडनी बुरांड नामक भूवैज्ञानिक ने हिमालय का वर्गीकरण 4 भागों में किया है। तो नाम भी याद कर लीजिए। यहाँ पर देखिए मेन पॉइंट आ गया। अब देखिए इधर दिया है हिमालय का नाम, इधर नदी का विस्तार दिया है, लंबाई दिया है और पर्वत श्रेणियाँ दिया है। तो कौन सी है हिमालय, तो पंजाब हिमालय जिसको कहते हैं। नदी सिंधु से सतलज तक यानी जो फैला हुआ है विस्तार इसका है उसे पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, जो कि 560 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसमें कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं, तो जास्कर, लद्दाख, काराकोरम एवं पीर पंजाल है। तो अगर पूछ लेता है कि जास्कर जो है पर्वत श्रेणी वो किस हिमालय के अंतर्गत आता है, पंजाब हिमालय में ही जास्कर, लद्दाख और काराकोरम, पीर पंजाल जो है ये सभी पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। नेक्स्ट है हमारा कुमायूं हिमालय, जो कि सतलज से काली तक, जो सतलज से काली नदी तक जो विस्तार है उस हिमालय को किस नाम से जानते हैं, तो कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं, जिसका विस्तार 320 किलोमीटर है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी श्रेणियाँ आती है, तो बद्रीनाथ है जो कि 7040 मीटर है, त्रिशूल, माना, गंगोत्री, नंदा देवी, कामेत। नंदा देवी जो कि कुमायूं हिमालय का सर्वोच्च शिखर है। तो कुमायूं हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो नंदा देवी है। और ये सारी जो श्रृंखलाएं हैं, पर्वत श्रेणियां हैं, ये किस हिमालय के अंतर्गत आती हैं, तो कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आती हैं। फ्रेंड्स अगर समझाने में कहीं गलती हो जाए तो प्लीज़ क्षमा। हाँ, नेक्स्ट है हमारा
नेपाल हिमालय, ये काली से तीस्ता नदी तक जितनी भी हिमालय पर्वत श्रेणियाँ आती हैं वो नेपाल हिमालय में आती हैं। तो इसमें कौन कौन सी श्रेणियाँ हैं? अन्नपूर्णा वन है, धौलागिरी है, गोसाईनाथ है, कंचनजंगा है, मकालू है एवं एवरेस्ट है। ये सभी नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती हैं और इसका विस्तार कितना है? तो 800 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। लास्ट है हमारा असम हिमालय, जो कि तीस्ता से दिहांग नदी तक के हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? तो असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। ये 720 किलोमीटर इसकी लंबाई है, मतलब इतना ये फैला हुआ है। और इसमें कौन सी पर्वत श्रेणी आती है? तो कुल्ला, कागड़ी, जांग सांगला, चुमलहारी, नामचा, बरुआ, ये सब किस हिमालय के अंतर्गत? तो असम हिमालय के अंतर्गत ये सारी जो हैं ये आती हैं श्रेणियाँ। तो ये नदी घाटी के आधार पर हिमालय का वर्गीकृत किया गया था। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग बुक में। तो चलिए अब इसको बुक में देख लीजिए जो अभी हम लोग पढ़े। देखिए, सतलज एवं सिंधु नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग जो है उसको किस नाम से जानते हैं? तो हिमालय के नाम, पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। लेकिन पश्चिम से पूरब तक क्रमशः इसे किस नाम से जानते हैं? तो कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से जानते हैं। जो दूसरा है हमारा सतलज तथा काली नदी, अब इसको किस नाम से जानते हैं? जो हिमालय है तो इसको जानते हैं कुमायूं हिमालय के नाम से। काली एवं तीस्ता नदी को किस नाम से जानते हैं? तो नेपाल हिमालय के नाम से। और तीस्ता एवं दिहांग नदी को किस नाम से जानते हैं? तो असम हिमालय का सीमांकन करती है, तो इसे असम हिमालय के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जो है हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है, सबसे पूर्व में ही है ही ब्रह्मपुत्र नदी, तो वहीं हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग महाखड़, जिसे कि गार्ज कहते हैं, के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ क्या करती है? तो फैल जाती है। इसे पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से भी जाना जाता है। तो नाम देख लीजिए, पूर्वांचल, पूर्वी पहाड़ी तथा पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से हो करके गुजरती है तथा मजबूत बलुआ पत्थरों जो अवसादी शैल हैं उससे ये क्या होती है? तो ये बनी हुई है। कौन सी? जो पूर्वांचल में पहाड़ियाँ हैं ये घने जंगलों से ढकी हुई हैं तथा अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली हुई है। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल है। तो देखिए इस डायग्राम में ये घने जंगलों से भरी हुई है ना, बोला था ना अभी, ये पहाड़ियाँ किससे ढकी हुई है? तो घने जंगलों से ढकी हुई है। ये मिजो की पहाड़ियाँ हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मन नहीं कर रहा है आगे पढ़ने का। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी बुक से पढ़ाएं तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर कर दीजिएगा कि हाँ 9th की बुक से पढ़ाएं या फिर क्राउन से करवा दें, क्योंकि क्राउन में भी अच्छे से ही दिया हुआ है समझा करके। तो अगला हम लोग इसे पूरा कवर कर लेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू।